तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का पाठ 2 करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब अम्ल होते क्या हैं? अम्ल को एसिड कहते हैं इंग्लिश में, और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे हम नींबू का रस यूज़ करते हैं, और कुछ फल भी होते हैं खट्टे, जैसे संतरा, अंगूर, इन सब में अम्ल पाए जाते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। मतलब अगर अम्ल में नीले लिटमस की बूंद मिलाई जाए तो उसका रंग लाल हो जाता है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द का मतलब क्या है? खट्टा। अब अम्ल 2 तरह के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल होते हैं HCl, H2SO4, HNO3, और दुर्बल अम्ल में हमारे आते हैं CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, लैक्टिक अम्ल और ऑक्ज़ैलिक अम्ल। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, उसको सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि अम्ल जल की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार दिखाते हैं, मतलब आयन दिखाते हैं, तो उसमें जल होना जरूरी है, तभी वह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जल कम मात्रा में होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। जबकि तनु अम्ल, जिसमें जल अधिक मात्रा में होता है और अम्ल कम होता है, उसे तनु अम्ल कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं हमारे क्षारक। तो जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वैसे ही जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। घर में भी हम कई तरह के क्षारक का उपयोग करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। तो ये क्षारक जो हैं हम अपने रसोई में यूज़ करते हैं। अम्ल से उल्टे ये क्षार, जैसे अम्ल होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। अम्ल हमने बताया था कि H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, जबकि क्षारक जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, जिसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, जैसे अम्ल 2 तरह के थे, प्रबल और दुर्बल, वैसे ही क्षारक भी 2 तरह के होते हैं। तो प्रबल क्षारक में हमारे आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और दुर्बल क्षारक में हमारा आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब क्षार क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्षार कहते हैं, NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस। अब लवण, जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिला दिया जाता है तो उनकी जो अभिक्रिया होती है, उससे जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको लवण कहा जाता है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl और KCl। अम्ल और क्षारक की उपस्थिति किसी पदार्थ में दर्शाने के लिए हम सूचकों का उपयोग करते हैं, जिनको इंडिकेटर्स कहते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं, चाहे वो रंग से, चाहे वो गंध से उनकी सूचना हमें देते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं: कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक और गंधीय सूचक। तो कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थेलिन। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी। और जो गंधीय सूचक होते हैं उनकी गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल। तो इस प्रकार सूचक के 3 प्रकार हैं। अब ये सूचक किस तरह से
अपना रंग या गंध में परिवर्तन करते हैं वो हम इस टेबल से देखते हैं। तो जैसे हमारे पास प्राकृतिक सूचक हैं लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूलों का रस। कृत्रिम सूचक में हमारे पास है फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, और गंधी सूचक में हमारे पास है प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। तो अम्ल के साथ जो लिटमस है वो नीले से लाल हो जाएगा, लाल पत्ता गोभी जो है वो लाल हो जाएगा, हल्दी जो है उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, हाइड्रेंजिया के फूल उनका रंग नीला हो जाएगा। उसके बाद कृत्रिम सूचक में अगर हम अम्ल मिलाएंगे तो फिनोप्थिलीन जो है वो रंगहीन हो जाएगा जो कि गुलाबी रंग का होता है, मेथिल ऑरेंज लाल हो जाएगा, प्याज का रस उसकी जो गंध है ये गंधी सूचक है। अब हम इसमें गंध देखते हैं तो प्याज का रस उसकी गंध जो है वो तीक्ष्ण मतलब ज़्यादा हो जाएगी, वेनिला की गंध समान रहेगी और लौंग का तेल की गंध भी समान रहेगी। तो ये तो हमने पढ़े परिवर्तन जो होते हैं हम इन सूचकों के अम्ल के साथ। अब देखते हैं क्षार के साथ ये क्या परिवर्तन होते हैं। तो लिटमस का रंग लाल से नीला हो जाएगा, लाल पत्ता गोभी हरा हो जाएगा, हल्दी का रंग लाल हो जाएगा और हाइड्रेंजिया का रंग गुलाबी हो जाएगा। फिनोप्थिलीन का गुलाबी ही रहेगा, मेथिल ऑरेंज पीला हो जाएगा, प्याज का रस में कोई गंध नहीं, वनीला में कोई गंध नहीं और लौंग के तेल में कोई गंध नहीं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि किसी पदार्थ में अम्ल की उपस्थिति है या क्षार की उपस्थिति है इन सूचकों के माध्यम से। अब अम्लों और क्षारकों के रासायनिक गुण क्या हैं। धातु के साथ अभिक्रिया। तो जो धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ क्या क्रिया करती हैं। अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, जो आप रिएक्शन देख सकते हैं 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जिंक धातु, जिंक क्लोराइड बनता है इससे और हाइड्रोजन गैस बनती है। और क्षारक के साथ भी यही होता है, क्षारक प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है दोनों ही केस में। और हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो उसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट है, जिसको पॉप टेस्ट बोलते हैं। इसमें परखनली के पास एक हम जलती हुई मोमबत्ती की लौ लेकर आते हैं तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे पता चल जाता है कि यह गैस हाइड्रोजन है। अब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल के साथ जब धातु कार्बोनेट क्रिया करता है, जैसे HCl के साथ सोडियम कार्बोनेट, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। लेकिन क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। और अम्ल के साथ जब धातु बाइकार्बोनेट क्रिया करता है तब भी लवण, CO2 और जल बनते हैं। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षारक को जब हम आपस में मिलाते हैं तो कौन सी क्रिया होती है। जब अम्ल और क्षारक को हम मिलाते हैं तो लवण और जल बनते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं तो जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वह ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है, वह उदासीन होता है। इसलिए इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो उदाहरण आप देख सकते हैं NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। जब हम प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षारक के साथ मिलाते हैं तो अम्लीय लवण मिलता है। जब दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षारक के साथ मिलाते हैं तो क्षारकीय लवण मिलता है। और अगर हम प्रबल अम्ल को प्रबल क्षारक के साथ मिलाएं तो हमें जो लवण मिलता है वह उदासीन मिलता है। और इसी तरह अगर हम दुर्बल अम्ल को दुर्बल क्षारक के साथ मिलाएं तो हमें उदासीन लवण प्राप्त होता है। अब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्या होती है।
इसके बारे में जानते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल मिलता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड हमारा एक धात्विक ऑक्साइड है, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया तो हमें मिला CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O जल। कॉपर क्लोराइड का रंग नीला होता है और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, इसीलिए धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण हमारे धात्विक ऑक्साइड के हैं कॉपर ऑक्साइड CuO और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम पढ़ते हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए हम उनकी अभिक्रिया क्षारकों के साथ होती है। तो उदाहरण हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। यह एक क्षारकीय अम्लीय ऑक्साइड है जो एक क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण CaCO3 बनाता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और साथ में जल बनाता है। और अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था कि अम्ल और क्षारक का व्यवहार जलीय माध्यम में ही होता है, मतलब हमें उसमें जल मिलाना पड़ता है। तो जल की उपस्थिति में उसमें H+ आयन उत्पन्न होते हैं, जिससे वह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आप देख सकते हैं H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, यहाँ H3O+ है। और जो क्षारक होते हैं वो हाइड्रोक्सिल OH- आयन उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। मतलब सभी क्षारक तो होते हैं, परंतु सभी क्षार नहीं होते। अब हमने कहा था कि जल में अम्ल को मिलाने से ही उसका अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित होता है, लेकिन हमें जल में अम्ल मिलाते समय सावधानी क्या बरतनी चाहिए? हमें हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। इससे जो कांच का पात्र है वह टूट सकता है और अभिक्रिया विस्फोटक हो सकती है। आइए हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले चित्र में हम अम्ल में जल डाल रहे हैं एक ही बार में, और दूसरे चित्र में हम जल में अम्ल को धीरे धीरे हिलाकर डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो जो पहले वाला हमारा प्रयोग है वो गलत है, क्योंकि इसमें हमारा मिश्रण बाहर भी आ सकता है ऊष्माक्षेपी होने के कारण, और कांच का पात्र टूट सकता है। जबकि दूसरा प्रयोग हमारा बिल्कुल सही है। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे मिश्रण बाहर आ सकता है, और जल को अम्ल में अगर हम सीधा डाल देंगे तो मिश्रण बाहर भी आ सकता है, और अत्यधिक ताप के कारण जो हमारा कांच का पात्र है वह टूट सकता है, जिससे हमें चोट भी लग सकती है। अब अम्ल और क्षारकों में समानताएं क्या हैं? सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और सभी क्षारक हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल क्षारक जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है, मतलब प्रति इकाई आयतन इसमें आयन की कमी हो जाती है। अब क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम उसमें उपस्थित H+ या हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर निर्धारित करते हैं। जितनी ज़्यादा उसमें आयन की उपस्थिति होगी उतनी ही उसकी प्रबलता ज़्यादा होगी, और यह प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं।
अब क्षारक या अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता को मापने के लिए एक स्केल निर्धारित किया गया है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी पदार्थ का एक पीएच मान होता है जो कि 0 से 14 के बीच में होता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन विलयन कहलाएगा। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन कहलाता है, और अगर उसका पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारकीय विलयन कहलाता है। तो यह 0 से 14 तक का पीएच स्केल हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं 0 से 14 तक की रेंज में हमारा पीएच स्केल है। जब हम 0 की तरफ बढ़ते हैं, 7 से कम अगर हमारा पदार्थ का पीएच मान है तो 0 की तरफ बढ़ते हुए उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। लेकिन अगर 7 से अधिक है तो 14 की तरफ पीएच मान अगर उसका बढ़ रहा है तो उसकी प्रकृति क्षारक है। अर्थात अगर उसका पीएच मान 8, 9, 10, 11 इस तरह से बढ़ रहा है तो उसकी क्षारकीय प्रकृति बढ़ रही है। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह बीच में आता है, मतलब उदासीन है। तो अम्लीय प्रकृति बढ़ने का मतलब है H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, और क्षारकीय प्रकृति बढ़ने का मतलब है H+ आयन की सांद्रता में कमी। अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच में काम करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, और यह वर्षा पेड़ पौधों और हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती है। मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। हर तरह के पौधों के लिए अलग अलग पीएच मान मिट्टी में होना चाहिए। अगर किसी मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक है तो किसान आवश्यकता अनुसार उसमें अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसकी पीएच को उसके अनुरूप बना सकते हैं। अब हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। हमारा उदर मतलब पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब हमारे पेट में यह अम्ल अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो हमें अपच की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इनो में क्षारक होता है जो अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है, या कह सकते हैं कि उदासीन कर देता है। इसी तरह एक और पदार्थ है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है। इसलिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करके हम अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर सकते हैं। इसीलिए अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हर रोज़ दांतों की नियमित सफाई करने की सलाह दी जाती है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कुछ जीव जंतु अपने शरीर से अम्ल निकालकर अपनी रक्षा करते हैं, जैसे मधुमक्खी अपने डंक में मेथनोइक अम्ल छोड़ती है, जिससे हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है। और काटे गए स्थान पर अगर हम बेकिंग सोडा का उपयोग करें तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि वह उदासीन हो जाता है। इसी प्रकार नेटल का डंक एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है, और दर्द वाले स्थान पर डाक की पत्ती रगड़ने से उसका इलाज हो जाता है। लवणों का पीएच, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण बनाते हैं।
पीएच मान जिसका 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलकर अम्लीय लवण बनाते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर क्षारकीय लवण बनाते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब हम कुछ पदार्थ जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं उनके बनाने की विधि और उनके उपयोग को जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसकी अभिक्रिया आप नीचे देख सकते हैं 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2। और इसका उपयोग क्या है? धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और कागज़ बनाने के लिए। अगला हमारा पदार्थ है विरंजक चूर्ण जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, जो कि कपड़ों से रंग उतारने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह किस प्रकार बनाया जाता है? शुष्क भुजे हुए चूने जिसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इस पर क्लोरीन की क्रिया से बनाया जाता है। नीचे आप इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं। उपयोग क्या है इसके? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला पदार्थ है हमारा बेकिंग सोडा जो कि हमारे रसोई में भी यूज़ किया जाता है। तो यह किस प्रकार बनता है? यह 4 पदार्थों जैसे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के अभिक्रिया से बनता है और इसका फार्मूला है NaHCO3। यह एक क्षारकीय पदार्थ है और इसको गर्म करने पर जो अभिक्रिया होती है वो आप नीचे देख सकते हैं। इसमें Na2CO3 + H2O + CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके उपयोग क्या हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में, और इससे उत्पन्न अभिक्रिया से CO2 बनती है जिसके कारण पाव रोटी में खमीर उठता है और यह मुलायम व स्पंजी हो जाता है, जैसे केक में भी यह होता है। और यह एंटासिड का घटक है, मतलब पेट के अपच को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला पदार्थ है हमारा धोने का सोडा जिसका फार्मूला आप देख सकते हैं Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है और यह भी एक क्षारकीय लवण है। तो इसकी अभिक्रिया आप नीचे देख सकते हैं। इसके उपयोग हैं, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। उसके बाद अगला पदार्थ है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि घर की छतों पर डिजाइन बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4 ½ H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब ½ H2O, हेमी का मतलब आधा, हाइड्रेट का मतलब H2O, जैसा फार्मूले में देख सकते हैं बनाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो कि आप घरों में कई बार देखते भी हैं और जल मिलाने पर यह फिर से कठोर होकर ठोस पदार्थ बन जाता है। इसकी अभिक्रिया हम नीचे देख सकते हैं। CaSO4 2H2O गर्म करने पर यह हमें देता है CaSO4 ½ H2O + ½ H2O। अब इसके उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं और इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने आदि के लिए भी किया जाता है। क्रिस्टलन का जल, जैसे कि अभी आपने फार्मूले में देखा, जैसे कैल्शियम सल्फेट
के साथ हाफ H2O था। तो लवण के सूत्र इकाई में जो जल के निश्चित अणु होते हैं उनकी संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के 5 जल के अणु हैं, Na2CO3 10H2O में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं और CSO4 2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। तो आपको अम्ल और क्षारक के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इस पाठ से संबंधित और कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और विज्ञान से संबंधित और पाठ की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में अन्य बच्चों के साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।